अच्छा, तो ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। इस ये ब्लैंक अभी मेरे पास फोल्डर है जिसे मैंने अपने पास यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो इसके अंदर मैंने क्या काम करना है, इसके अंदर फ़िलहाल जो है वो क्योंकि मैंने नोड पे काम करना है तो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं कि नोड की बेसिक क्या चीज़ होती है। बेसिकली नोड जेएस जो है वो एक बंदा है रैन डेल के नाम से, एक बंदा है उसने बनाया था। तो उसका एक्चुअल मकसद यही था कि जो जावास्क्रिप्ट है वो, क्योंकि लोग जो है वो बहुत पावरफुल होती जा रही थी जावास्क्रिप्ट जो है, तो लोगों ने कहा कि क्यों ना हम इसको सर्वर साइड के ऊपर भी यूज़ करें। तो इससे पहले सर्वर साइड के ऊपर जावा होती थी, पीएचपी वगैरह होती थी, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो उसने फिर क्या किया, मैंने आप लोगों को जावास्क्रिप्ट शुरू करने से पहले बताया था कि जावास्क्रिप्ट का जो बूम आया था वो इस वजह से आया था क्योंकि जावा गूगल क्रोम जो है उसने एक इंजन लॉन्च किया था, V8 इंजन, जो कि जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन बहुत तेज़ बना देता था। तो इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने उसी V8 इंजन को उठाया और C++ के ऊपर बेसिकली जो है इसने नोड जेएस का एक्चुअल सारा कोड लिखा है, जो भी आप इंस्टॉल करते हो अपने पास, उसके थ्रू इसने क्या किया है कि इसके कहा कि भाई मैं उसी V8 इंजन को यूज़ करते हुए एक इन्वायरमेंट ऐसा बना दूंगा कि जिसमें ब्राउज़र के बगैर ही आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा हो। तो अगर ब्राउज़र के बगैर आपका जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उसके ऊपर फिर सर्वर्स बना सकते हैं। जाहिर सी बात है बहुत सारी फिर चेंजेस इसमें एक्स्ट्रा करनी पड़ी थी। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ही जो कि ब्राउज़र पे चल जाती हैं लेकिन नोड पे नहीं चलती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नोड पे चल जाती हैं, ब्राउज़र पे नहीं चलती। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं क्योंकि हमने यहाँ पे नोड जेएस पे काम करना है तो मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, फ़ाइल जो है उसकी कन्वेंशन जो है वो कुछ लोग यही करते हैं कि सर्वर डॉट जेएस के नाम से फ़ाइल बनाते हैं और कुछ लोग ऐप डॉट जेएस के नाम से फ़ाइल बनाते हैं। तो मुझे ऐप डॉट जेएस ज़्यादा पसंद है तो मैं ऐप डॉट जेएस कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इस फाइल के अंदर ये सिंपल एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। इसके अंदर आप किसी भी तरह का जावास्क्रिप्ट का कोड लिखें। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंसोल चला सकते हो। सही है। अच्छा, अब अगर मैंने इस कोड को, इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है तो उसका तरीका बहुत आसान है। वो क्या तरीका है, मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ वहीं पे ही मैं देखूँगा कि मेरी फ़ाइल यहाँ पे क्या रखी हुई है। मेरी फ़ाइल भी यहीं पे ही है और मेरा टर्मिनल भी यहीं पे हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा नोड और नोड के आगे क्या लिख दूँगा, उस फाइल का नाम, ठीक है। तो ये जो मेरा जावास्क्रिप्ट का ये वाला जो कोड था ये एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे जो जो मुझे आउटपुट एक चाहिए था वो आउटपुट आ गया। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो चल जाती हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन हर चीज़ नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे ब्राउज़र के अंदर अलर्ट चला लेते थे, यहाँ पे आपको अलर्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा अलर्ट? अलर्ट चलेगा कहाँ पे? ब्राउज़र तो है नहीं, ब्राउज़र की विंडो के ऊपर अलर्ट आपके पास सामने आ रहा होता है ना। यहाँ पे कोई विंडो तो इस तरह की है नहीं। इसी तरीके से जब आप ब्राउज़र पे काम कर रहे थे आपके पास एक चीज़ थी डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिससे आप बहुत सारी चीज़ काम कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और भी बहुत सारे काम थे इस तरह से, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत जितने भी काम थे वो सारे का सारा अब यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे अब है ही नहीं। जो डॉम वाली चीज़ें थी, क्योंकि डॉम जो है वो ब्राउज़र के लिए था ना डॉम। तो जो भी डिव के अंदर जो सारे काम, जितने भी काम करते थे वो सारे ब्राउज़र तक की हद तक थे। अब यहाँ पे वो चीज़ें हैं ही नहीं। यहाँ पे सिंपल जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है बस, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें अब आपको नहीं मिलेंगी, सही है। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने काम किया है, हमने सिंपली कंसोल किया था और वो यहाँ पे लॉग हो गया नीचे। लेकिन ये तो हमारा वो नहीं है ना मकसद। हमें तो एक सर्वर बनाना है, यहाँ पे सर्वर चलाना है। सर्वर बेसिकली होता क्या है, सर्वर हम यूज़ क्यों करते हैं? कोई भी आपका फ्रंट एंड है यानी कोई भी क्लाइंट है, ठीक है। सर्वर के दो तीन काम होते हैं, ठीक है। कि एक बंदा होता है, समझ लो कि इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो कि एक जो है वो बंदा है, ठीक है। उसको अगर वो facebook.com अगर अपने ब्राउज़र के अंदर लिखता है तो facebook.com का HTML का पेज कहाँ रखा हुआ है, CSS का पेज कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। वो सारे सारे ब्राउज़र पे आते हैं और आके सर्व होता है ना HTML CSS सारी जावास्क्रिप्ट वगैरह ये सारी। तो ये कहीं ना कहीं स्टोर हुआ हुआ है ना कहीं रखा हुआ है, ठीक है। ये इसको ब्राउज़र को कौन दे रहा है, ब्राउज़र किस से मांग रहा है? ये काम सारा जो कर रहा है ये सर्वर करके दे रहा है उसको, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं बताता हूँ कि भाई मेरा जो ईमेल है और मेरा पासवर्ड ये है, ठीक है। तो वो ईमेल पासवर्ड ब्राउज़र को कैसे पता चला कि ठीक था या नहीं था? ब्राउज़र ने किससे पूछा? सर्वर से पूछा। सर्वर ने उसको बता दिया हाँ भाई ठीक है,
ठीक है, तो फिर आगे का डेटा उसको मिला या नहीं मिला, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब कौन सी चीज़ ब्राउज़र को देनी है, कौन सी चीज़ नहीं देनी है, लाइक ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें कौन कर रहा होता है हमारे लिए, सर्वर कर रहा होता है, ठीक है। तो हम छोटा सा एक सर्वर, अच्छा अब सर्वर का जो है वो काम कैसा होता है, सर्वर जो है वो 24 घंटे रनिंग में रहता है, ठीक है, यानी कॉन्स्टेंटली। अभी जैसे हमारी ये फाइल है, ये चली और चल के ख़त्म हो गई, अब मेरा यहाँ पे ये ख़त्म हो गया ना, ये प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। सर्वर के अंदर ऐसा नहीं होता, सर्वर के अंदर ये होता है कि प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, और जब तक जो है वो क्या कहते हैं, हम खुद उस सर्वर को क्लोज़ नहीं करते तब तक वो चीज़ चलती रहती है, ठीक है। तो अब सर्वर जो है वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा अब नोड जेएस के अंदर क्या होता है, नोड जेएस के अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको रिक्वायर करनी पड़ती है, ठीक है, रिक्वायर करके वो सारी चीज़ें आती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि नोड के अंदर बिल्ट इन है, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप थर्ड पार्टी के थ्रू आप इंस्टॉल करते हो, npm के थ्रू इंस्टॉल करते हो। तो जो चीज़ें नोड के साथ बिल्ट इन आपके पास आ जाती हैं उनके अंदर ही एक चीज़ होती है HTTP, ठीक है। तो आप उसको कैसे कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट HTTP इक्वल्स टू रिक्वायर का कीवर्ड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसके थ्रू जो ही ये रिक्वायर का जो फंक्शन है, इसके थ्रू ही नोड जे समझता है कि हाँ यार इस फाइल को मुझे ये चीज़ ला के देनी है, ठीक है। तो मैंने इसको बताया कांस्टेंट HTTP इक्वल्स टू रिक्वायर और HTTP, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इससे अब जब भी ये नोड की फाइल चलेगी तो नोड जो है समझ जाएगा कि मुझे ये वाला पैकेज उठाना है और ये लाके कहाँ रख देना है, इस कांस्टेंट के अंदर रख देना है, सही है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब HTTP तो हमारे पास आ गया, अब ऐसे HTTP का करें क्या, HTTP के अंदर हमारे पास एक काम की चीज़ होती है, वो होती है HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। ये क्या करेगा, नाम से पता चल रहा है, ये सर्वर क्रिएट करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये चाहता है कि इसको मिल जाए एक फंक्शन, सही है। अब सर्वर जो होता है, सर्वर के पास, सर्वर दो तरह से हैंडल करता है अपनी चीज़ों को, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स, ऐसे ही होता है ना। सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट आती है, उस रिक्वेस्ट की वहाँ पे सर्वर रिस्पॉन्स करता है कुछ भी। अच्छा, तो ये जो है इसको रिक्वायर्ड होता है एक फंक्शन हमने इसको, क्योंकि अब ES6 जो है वो यहाँ पे चल जाती है, तो इस वजह से हम इसको एरो फंक्शन भी दे सकते हैं यहाँ पे। अब इसके जो पैरामीटर्स हैं, इसके अंदर हमें क्या मिल जाएगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया। अब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को कैसे हैंडल करना है ये हम बाद में देखते हैं, ठीक है। क्या रिपीट कर दूं, देखो यहाँ से HTTP हमने मंगवाई, इस कांस्टेंट में रख दी रिक्वायर करके, सही है। ये नोड का बिल्ट इन मॉड्यूल है, जब आप नोड जेएस इंस्टॉल करोगे तो HTTP आपके पास पहले से आ जाएगा, यानी इसके लिए आपको npm इंस्टॉल HTTP करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो कुछ चीज़ें होती हैं जो नोड के अंदर पहले से अवेलेबल हैं, जो चीज़ें नोड में पहले से अवेलेबल हैं उसके लिए आपको npm इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें नोड में अवेलेबल नहीं है वो सारी चीज़ें आपको npm इंस्टॉल करके आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। HTTP एक मॉड्यूल है नोड का, ठीक है। इसके अंदर आपके पास कुछ काम की चीज़ें होती हैं, जिनमें से एक चीज़ है क्रिएट सर्वर, जो कि आपका सर्वर क्रिएट करके देता है। यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे नाम सेम वही रहना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है आपको खुद को भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मैंने रखा क्या है। इसलिए लोग यही करते हैं कि जो यहाँ पे जो चीज़ मंगवाई है उसको उसी नाम से उसका वेरिएबल भी बनाते हैं, ठीक है। बाकी आप किसी भी नाम से बनाओ चल जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे कि इसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर चीज़ें तो अच्छी होती है, लेकिन फिर साथ साथ हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये अभी ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट है, इस वजह से इसके अंदर कुछ मसले आते हैं, लेकिन ये जो रिक्वायर वाली जो फंक्शनैलिटी है ये बिल्कुल परफेक्ट चलती है, इसके अंदर अभी कभी भी आपके पास कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, अब आपने HTTP डॉट क्रिएट सर्वर तो कर लिया। अब ये जो सर्वर इसने बनाया है ना, ये सर्वर क्या करेगा, जो फंक्शन आपने कॉल किया है ये सर्वर आपको रिटर्न करेगा। आपका जो सर्वर है, सर्वर को बना के उसको रिटर्न करेगा, तो जाहिर सी बात है उसको आपने स्टोर करना पड़ेगा एक वेरिएबल के अंदर, सही है। इसने सर्वर बनाया क्रिएट सर्वर और रिटर्न कर दिया, वो हमने कहाँ रख लिया, सर्वर के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सर्वर के अंदर डॉट लिसन। अब लिसन के अंदर हम क्या बताते हैं, लिसन के अंदर हम बताते हैं कि हमारा सर्वर कौन सी पोर्ट पर चलेगा,
ठीक है, हमारा जो सर्वर है, कोई भी सर्वर होता है वो डिफरेंट पोर्ट्स पर चल रहे होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई भी अपने सिस्टम की एक पोर्ट बता सकते हैं कि हमें जो अपना सर्वर है वो उस पोर्ट के ऊपर चलाना है। तो बेसिकली ज़्यादातर लोग कन्वेंशन ये रखते हैं कि इसकी पोर्ट जो है वो 3000 रख देते हैं। तो हम भी पोर्ट के ऊपर, यार पोर्ट जो है वो सिंपली अभी ये समझ लो कि कोई ऐसा एड्रेस जहाँ पे तुम्हारा सर्वर रन हो रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर तुम सिंपली पोर्ट अगर यहाँ पे नहीं बताओगे, मल्टीपल सर्वर्स तुम्हारे पास एक ही सिस्टम के अंदर अगर चल रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सी रिक्वेस्ट कौन से सर्वर पे भेजनी है? वो पोर्ट के थ्रू तुम डिस्टिंग्विश करते हो। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे 3000 बता दिया ना, तो इसका मतलब ये है कि अब लोकल होस्ट 3000 के ऊपर हमारा सर्वर रन हो गया। ठीक है, वो हम बाद में अभी ब्राउज़र पे जाके चेक भी करेंगे कि वो चीज़ चल रही है नहीं चल रही। अच्छा, अब हम रिक्वेस्ट और रिस्पांस की हैंडलिंग देख लेते हैं। अच्छा, जो वैसे तो इसके नोड जेएस के साथ बहुत सारे थर्ड पार्टी पैकेजेस आते हैं जो कि ये वाला जो काम है आसान कर देते हैं, जो भी हम करने जा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों को इसकी बेसिक पता हो, इस वजह से मैं आप लोगों को ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरे सर्वर के ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट आए ना, तो ये क्या कर दे, हेलो का रिस्पॉन्स कर दे। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या कहूँगा, मैं इसको बोलूँगा भाई रिस्पॉन्स डॉट राइट हेलो। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। यहाँ पे मैंने उसको इतना बोला है कि रिस्पॉन्स के अंदर राइट करो हेलो। ठीक है, आगे का कुछ नहीं बताया। अब आगे क्या है, मैंने इसको हमेशा ये भी बताना पड़ता है कि कहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स ख़त्म हो गया। ठीक है, क्यों? देखो, जब भी हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, रिक्वेस्ट आई मेरे सर्वर के ऊपर, मेरे सर्वर अभी उस पर काम कर रहा है। ठीक है, जब मेरा सर्वर उस रिक्वेस्ट के ऊपर काम कर चुका, तो अब मैं उस रिक्वेस्ट को ब्रेक भी करूँगा। ठीक है, अगर वो रिक्वेस्ट ब्रेक नहीं होगी तो क्या होगा, वो चलती रहेगी, मेरे सर्वर को जो है ना क्या कहते हैं, बिजी रखेगी। ऐसा ही है ना। और चूँकि नोड जेएस जो है वो एक वक्त में एक ही रिक्वेस्ट हैंडल करता है, इस वजह से बाकी सारी रिक्वेस्ट ब्लॉक हो जाएंगी। तो हमेशा मुझे कोई भी रिक्वेस्ट, जिस रिक्वेस्ट पे भी मैं काम करूँगा, उस रिक्वेस्ट पे काम करने के बाद उस रिक्वेस्ट पे बताना पड़ेगा बस अब ख़त्म। ठीक है, यहीं तक था जो था। सही है। रिस्पॉन्स डॉट एंड, इससे क्या होगा, इससे जो है वो मेरा जो नोड जेएस का सर्वर है वो क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे एंड कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये चीज़ चल रही है नहीं चल रही। मैं दोबारा से नोड ऐप डॉट जेएस चलाता हूँ, तो अब मेरे पास ये आया है कि क्योंकि अब सर्वर चलेगा, एक सिस्टम की पोर्ट यूज़ होगी, तो पहले जो है ना वो एक आपके पास एक वो आ जाता है फायरवॉल का कि भाई आप इसको अलाउ कर देना अगर आपके पास है। अब देखो, अब मेरे पास ये जो पहले यहाँ पे जैसे ही हेलो प्रिंट किया था और यहाँ पे मेरे पास ये आ गया था, इसका मतलब ये था कि मेरा नोड जेएस का सर्वर वहीं बंद हो गया था। अब मेरा नोड जेएस का सर्वर बंद नहीं हुआ, सर्वर अभी तक रनिंग है, मैं यहाँ पे अब कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब मैं चेक कर लेता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे काम किया था, सर्वर जो है वो चल रहा है ठीक वैसे ही जैसे मैं चाह रहा था या नहीं। लोकल होस्ट कॉलन, मेरी पोर्ट क्या थी, 3000, तो ये आ गया हेलो। तो ये सिंपल सा नोड जेएस का सर्वर आपने बनाया है जो कि किसी भी रिक्वेस्ट के ऊपर क्या रिस्पॉन्स कर देता है, हेलो। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या क्या 3000 के अलावा लिखेंगे तो उस पोर्ट पे चलेगा, जो पोर्ट आप डिफाइन कर दो यहाँ पे उस पोर्ट पे चलेगा। कन्वेंशन ये है, लोग ज़्यादातर नोड जेएस जो है वो 3000 पे यूज़ करते हैं। आप कुछ भी कर लो, लोग 5000 भी करते हैं, 4000 भी करते हैं। ठीक है, ये 1000 भी ज़रूरी नहीं है, आप 3001 भी कर सकते हो। ठीक है, 3100 भी कर सकते हो, जो भी चाहो आप कर सकते हो, कोई भी नंबर आप बता दो वो उस पोर्ट के ऊपर चल जाएगा। अच्छा, क्या अभी तो इतना लंबा तो एक्सप्लेन किया था, एंड क्यों यूज़ किया है, हमारा सर्वर जो है वो कॉन्स्टेंटली उस रिक्वेस्ट के ऊपर बिजी रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से उस रिक्वेस्ट को एंड करने के लिए हम रिस्पॉन्स डॉट एंड करते हैं, ताकि यहाँ तक जो है वो हमारा सर्वर जो है वो इस रिक्वेस्ट के साथ इंगेज रहे और उसके बाद ख़त्म कर दे, उस कनेक्शन को वहीं पे लॉस कर दे। ठीक है,
ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की पोर्ट है यार, ये वो चीज़ नहीं है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपको डिफरेंट पोर्ट्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी मेरे पास यहाँ पे नोड ऐप डॉट जे एस ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, मैं अगर एक और टर्मिनल खोल लेता हूँ और दोबारा नोड ऐप डॉट जे एस चला लेता हूँ, याद रहे कि मेरे पास उसी पोर्ट के ऊपर यहाँ पे वो चीज़ चल रही थी, तो अब मेरे पास एरर आएगा। पता है क्यों एरर आएगा? मैं चला सकता हूँ, एक ही सर्वर को मल्टीपल टाइम चला सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एरर क्या आया कि मेरी जो पोर्ट 3000 है वो अभी बिजी है, ठीक है, उसके उसमें उसमें ऑलरेडी क्या काम चल रहा है, वो मेरा ये जो नोड का सर्वर है ये वाला ये चल रहा है। जब मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी दबाऊंगा तो ये क्विट हो जाएगा। कंट्रोल सी दबाने के बाद, ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर इसको रीलोड करता हूँ तो हमें इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। सही है, ये देख रहे हो, ये सही है, क्योंकि मेरा सर्वर जो है वो अब क्या हो गया है, बंद हो गया। क्या बगैर क्विट करे रिक्वेस्ट डिलीट कर सकता है? क्या मतलब हुआ इसका? हाँ हाँ, तो वो ब्राउज़र भेजने की कोशिश कर रहा है ना रिक्वेस्ट को, इसका नोट से क्या ताल्लुक है? ये तो ब्राउज़र है जो ट्राई कर रहा है कि लोकल 3000 के ऊपर रिक्वेस्ट चली जाए, लेकिन वहाँ पे कोई एक्सेप्ट करने वाला बैठा हुआ ही नहीं है रिक्वेस्ट को। जी हाँ, तो वो अब रिस्पांस कहाँ मिलेगा? रिस्पांस तो उसको सर्वर दे रहा था ना हमारा, तो अब रिस्पांस है ही नहीं वहाँ पे, तो इस वजह से रिस्पांस नहीं आया, तो इसने कहा दिस साइट कांट बी रीच्ड। क्विट करने से पहले क्या क्या मतलब? क्विट करने से पहले रिक्वेस्ट को हटा दें? हाँ हाँ, नोट जेस भाई, सर्वर का और ब्राउज़र का कनेक्शन क्या है? सिर्फ ब्राउज़र जो है वो जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे, ठीक है, उस टाइम पे सर्वर के पास आएगी, आप भेजो या ना भेजो, सर्वर तो बैठा हुआ है रिक्वेस्ट के इंतज़ार में, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा अच्छा, अब ये तो हो गया क्या कहते हैं हमारे पास सिंपल सर ना एक रिस्पॉन्स डॉट राइट। अब अगर हमें चेक करना हो रिक्वेस्ट के अंदर क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट को ज़रा सा रीड करना हो अगर हम लोगों ने थोड़ा सा, तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे सिंपली अगर अभी कंसोल कर दूँ, कंसोल डॉट लॉग, अब मैं चलाता हूँ नोड ऐप डॉट जेएस, ठीक है। अब याद रहे जैसी मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी ना, तो अच्छा अभी बताओ मेरे पास, चलो ये बताओ कि अभी मैंने जब इसको चलाया है तो इसने कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट क्यों नहीं किया? अभी तक रिक्वेस्ट आई नहीं है, जब रिक्वेस्ट आएगी उस टाइम पे ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे और ये ब्राउज़र ने खुद ही रिक्वेस्ट भेज दी क्योंकि उसको पता चल गया कि ये पोर्ट जो है वो ऑनलाइन हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा पूरा रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है ये रहा, इतना बड़ा, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है मेरी, बाकी सारी चीज़ें तो पीछे कट भी गई हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इनके इसके अंदर कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी आपको कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल सिंपली अगर मैं रिक्वेस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि रिक्वेस्ट जो है ना उसका मैं यूआरएल निकाल लूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल और इसको हम कंसोल करके देख लेते हैं। ब्राउज़र के अंदर क्यों चलेगा? ये सर्वर पे काम कर रहे हैं ना अब हम, ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है ये ब्राउज़र पे जा ही नहीं रही, तो कंसोल वहाँ पे क्यों चलेगा? लोकल होस्ट से कंसोल पे नहीं आएंगी ना, जब तक देखो मैं यहाँ से उसको जो चीज़ भेज रहा हूँ सिर्फ ब्राउज़र को वही चीज़ मिलेगी। मैंने ब्राउज़र को क्या भेजा है? सिर्फ हेलो भेजा है और कुछ भी नहीं भेजा। ये बाकी सारी भूल जाओ, ये सिर्फ नोड जेएस के पास है, ये सिर्फ नोड जेएस चल रहा है। ब्राउज़र हेलो के ऊपर कंसोल क्यों चलाएगा? ठीक है, उसको सिर्फ ये टेक्स्ट हेलो मिल रहा है अभी और कुछ भी नहीं मिल रहा। कहाँ दिया हुआ है ये वाला? ये तो नोड जेएस के पास है, ये ब्राउज़र के पास कहाँ है? जो चीज़ मैं रिस्पॉन्स में दूंगा ना इसको, सिर्फ वो ब्राउज़र तक पहुंचेगी। जो चीज़ मैंने रिस्पॉन्स में नहीं दी वो ब्राउज़र के पास नहीं जा सकती, सिंपल। क्या रिक्वेस्ट आ रही है कैसे पता चल रहा है यार? लॉग हो रहा है ना हमारे पास, रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास ब्राउज़र के अंदर, इस तरह से पता चल रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको भी रीलोड कर देता हूँ और रीलोड करने के बाद मेरे पास जो है अभी देखो 2 रिक्वेस्ट आ गई। पहली रिक्वेस्ट आई /favicon.ico, ये ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट ये रिक्वेस्ट कर देता है, ठीक है, इसको अभी हम इग्नोर करते हैं। सिर्फ इस रिक्वेस्ट को देखो स्लैश वाली, क्यों स्लैश की रिक्वेस्ट क्यों आई है? क्योंकि अभी मैं लोकल होस्ट /3000 पे
जब होता है तो मैंने आप लोगों को हमेशा बताया था कि स्लैश जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ /ASD और ये लिख के एंटर करता हूँ, रिस्पांस अभी भी हेलो ही आया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी नोट जेएस को ये बताया हुआ है कोई भी रिक्वेस्ट आए उसका रिस्पांस क्या जाएगा, हेलो, ठीक है। तो अब मेरे पास ये जो रिक्वेस्ट का यूआरएल है वो क्या है, /ASD। इसका मतलब ये है कि रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल के ऊपर हम इफ एल्स का चेक लगा के चेक कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, ठीक है, कौन से यूआरएल से रिक्वेस्ट आ रही है, ये चेक कर सकते हैं ना। देखो फॉर एग्जांपल जब आप फेसबुक पे आते हो और लॉगिन करते हो, ठीक है, उस टाइम पे फेसबुक के सर्वर को कौन सी रिक्वेस्ट जाती होगी, /लॉगिन की रिक्वेस्ट जाती होगी। तो ब्राउज़र को पता चल जाता होगा अच्छा मैंने यहाँ पे लॉगिन वाले सारे काम परफॉर्म करने, ठीक है। अगर ऐसा ना हो, सारी की सारी रिक्वेस्ट स्लैश के ऊपर ही जा रही हूँ, तो ब्राउज़र पागल नहीं हो जाएगा, सॉरी हमारा जो सर्वर है वो। क्यों? क्योंकि हर रिक्वेस्ट पे सबसे पहले तो उसे ये चेक करना पड़ेगा मैंने इसमें काम क्या करना है भाई, ठीक है, उसके बाद फिर उसमें सारे काम हो रहे होंगे। तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं ये करूँगा कि भाई रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल जो है मेरा, अगर स्लैश हो, सिर्फ उस वक्त मेरे पास रिस्पॉन्स डॉट राइट हेलो जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्विट करके दोबारा, अच्छा जब भी आप नोट जेएस के अंदर यहाँ पे चेंजेस करोगे आपको इसको क्विट करके दोबारा रन करना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्टली नहीं होगा। आगे जाके हम देखेंगे कि इसको भी कैसे इसको ऑटोमेट कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल अभी देखो मेरी रिक्वेस्ट जो है वो /ASD है, देख रहे हो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ये जो इसका लोडिंग स्पिनर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सर्वर पे उसके लिए कोई हैंडलर ही नहीं है। अब हमारे पास जो हैंडलर है वो किस चीज़ के लिए बन गया, अब सिर्फ स्लैश के लिए बन गया। अगर मैं ये हटा के रिक्वेस्ट जो है वो सीधा स्लैश की कर देता हूँ, देखो हेलो आ गया, ठीक है। और कितना तेज़ रिस्पॉन्स है वो, इसलिए अभी क्योंकि हमारे पास सर्वर अभी लोकली चल रहा है, इस वजह से तेज़ है। जब आप किसी मशीन पे उसको डिप्लॉय करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यार रिस्पॉन्स डॉट क्या, कैसे वर्क कर रहा है ये नज़र नहीं आ रहा। देखो हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, अब समझना इस बात को गौर से, हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, और रिक्वेस्ट के ऊपर अभी जो है वो हमारे पास रिक्वेस्ट जो है वो काम ऐसे करती है कि मैंने कहा रिक्वेस्ट के अंदर बहुत सारे काम करने हैं। रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में HTML की फ़ाइल भी जाएगी, CSS की फ़ाइल भी जाएगी, बहुत, चलो एक ये एग्जांपल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी चलो रिस्पॉन्स के अंदर मैं हमारी जो रिस्पॉन्स चल रही है ना वो इस तरह से चल रही है कि एक रिस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर हम जब तक चाहें तब तक राइट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले मैंने हेलो राइट करवाया, अगर मैं चाहूँ तो इसी रिस्पॉन्स के अंदर एक और चीज़ भी राइट करवा सकता हूँ, यानी इस तरीके से हेलो के बाद में अगर चाहूँ तो मैं वर्ल्ड भी राइट करा सकता हूँ, ठीक है, और सही है, तो वो भी उसी के साथ राइट हो गया, ठीक है। तो रिस्पॉन्स के अंदर आप बहुत सारे काम कर रहे हो, तो ये सारे काम जब आप कर लोगे उसके बाद फिर आप बताओगे कि हाँ ठीक है अब मेरी रिस्पॉन्स जो है वो उसको एंड कर दो। ये काम है असल इसका कि ठीक है अब जो है मेरा रिक्वेस्ट का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे ब्रेक हो सकता है। इसके बाद अगर हम आप कुछ भी दोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट एंड के बाद अगर आप, मैं चाह रहा हूँ कि मैं दोबारा से यहाँ पे कुछ राइट कर दूँ, तो अब देखना अब क्या होगा हमारे पास, ठीक है। ये देखो मेरा सर्वर बंद हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि कह रहा है कि राइट आफ्टर एंड। इसका मतलब क्या है कि एंड होने के बाद अब आप राइट कर रहे हो। क्यों? अब तो कनेक्शन ब्रेक हो गया, अब मेरा नोड जेएस का सर्वर उस ब्राउज़र को जानता भी नहीं है जिसने रिक्वेस्ट भेजी थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कनेक्शन ख़त्म हो गया अब उसका, अब उसको नहीं पता, वो उस पर कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक ब्राउज़र के सर्वर के पास रिक्वेस्ट थी तब तक वो उसमें काम कर सकता था, अब सर्वर के पास से वो रिक्वेस्ट चली गई है, अब वो उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर एंड नहीं लगाएंगे तो वो रिक्वेस्ट कंटिन्यूसली चलती रहेगी जो कि आगे आने वाली सारी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। ये बेसिक के अंदर हमारे पास इस तरह से काम होता है, आगे जाके हमारे पास इससे बहुत अच्छे तरीके हैं, ठीक है। क्या? ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं तो दोबारा रिक्वेस्ट आएगी हमारे सर्वर पे, दोबारा हमारा सर्वर दोबारा उसको रिस्पॉन्स देगा, जो भी रिस्पॉन्स देना था उसको। जितनी बार आप रीलोड करोगे ब्राउज़र के ऊपर उतनी बार हमारे पास रिस्पॉन्स आता रहेगा उस चीज़ का, ठीक है भाई, ये क्लियर है। अच्छा, अब मैंने स्लैश की रिक्वेस्ट तो हैंडल कर ली, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो एक रिक्वेस्ट और हो जिसमें मेरे पास
यहाँ पे मैं इसको एल्स इफ करके ही बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ अगर मेरे पास जो स्लैश फॉर्म की अगर रिक्वेस्ट आ जाए, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक HTML फॉर्म भेज दूँ उसको, ठीक है। अब वो HTML फॉर्म फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाता हूँ, फॉर्म, ठीक है। इसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे, अच्छा, फॉर्म के अंदर मैंने आप लोगों को, जब हम HTML पढ़ लेते हैं, मैंने बताया था कि दो चीज़ें बहुत काम की होती है फॉर्म के साथ, एट्रीब्यूट। कौन कौन सा? एक एक्शन और एक मेथड। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने पास इसको एक्शन भी बता सकता हूँ। जो भी मैं एक्शन यहाँ पे बताऊँगा वो भी मेरे सर्वर की रिक्वेस्ट के ऊपर ही इसी तरह से आएगी, ठीक है। उसको भी मैंने आगे जाके कैच करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैं एक्शन जो है वो बता देता हूँ इसको कि एक्शन, चलो अभी इसको हटा देते हैं, अभी सिंपल फॉर्म बनाते हैं अपने पास, ठीक है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बैकटिक बताऊंगा अभी। मेरे पास एक इनपुट है, ठीक है, और इनपुट के साथ मेरे पास बटन है। इस बटन की जो टाइप है वो क्या है? वैसे टाइप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट भी सबमिट ही होती है, तो इसको रहने देते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट, ताकि नज़र आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाने के बाद इनपुट का टैग रखा और इनपुट के बाद बटन रखा, ठीक है। तो अब चलना चाहिए। नोड app.js मैंने सर्वर चला दिया यहाँ पे। अगर सिंपल स्लैश की रिक्वेस्ट है तो मेरे पास वही चलेगा। अगर मैं स्लैश फॉर्म की रिक्वेस्ट पे आता हूँ तो ये तो मेरे पास टेक्स्ट की तरह आ गया। जब हेलो टेक्स्ट की तरह आया था तो HTML भी टेक्स्ट की तरह आएगी। अब मैं ब्राउज़र को कैसे समझाऊं कि भाई ये जो तुम्हारे पास आ रहा है ना ये HTML है, ठीक है, ये टेक्स्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये इसको कैसे समझाऊंगा मैं? ये मैं इसको बताऊंगा हेडर्स के थ्रू, ठीक है। जब कोई भी रिक्वेस्ट आपके पास रिस्पांस जो होता है उसके साथ अगर आपने कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है ब्राउज़र को समझाने के लिए कि भाई ये चीज़ ऐसे होगी, ठीक है, ये चीज़ ये है, तो वो सारे काम आप कैसे करते हो? हेडर्स के थ्रू करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा? रिस्पांस डॉट राइट या हेडर्स कर लो, सॉरी, सेट हेडर का एक मेथड होता है, इसके थ्रू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सेट हेडर के मेथड जो है इसको क्या क्या चीज़ें चाहिए देखो। सबसे पहले इसको चाहिए नेम, जो कि स्ट्रिंग होना चाहिए, और उसके बाद इसको क्या चाहिए? वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ के लिए हमारे पास जो हेडर होता है वो होता है कंटेंट टाइप, ठीक है, जिसमें हम ब्राउज़र को बताते हैं कि जो चीज़ हम भेज रहे हैं उसकी कंटेंट टाइप क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट तो हमने देख लिया कि हर चीज़ जो है वो टेक्स्ट की तरह ही जो है बिहेव कर रही होती है। तो हम यहाँ पे इसको बताएंगे इसको बिल्कुल ऐसा ही लिखना है आपने। अगर आप इसको सी को स्मॉल कर दोगे या इसको कैमिल केस कर दोगे ये चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। कंटेंट टाइप, और उसके बाद हमारे पास अब क्या आएगा? वैल्यू। वैल्यू क्या होनी चाहिए HTML अगर मैं भेज रहा हूँ तो? चला के देखें। ठीक है, इस तरीके से हमने ब्राउज़र को समझा दिया कि ये जो हमारा रिस्पांस आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, अब मैं तुम लोगों के चेहरों के ना देख के कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं मुझे। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही है Node.js और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो ये होता है, ठीक है। कुछ लोगों को क्लाइंट साइड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ लोगों को सर्वर साइड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं पर्सनली अपने आप को बताऊँ तो मुझे सर्वर पे काम करना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो समझ लो सारे इसी तरह के हैं, ठीक है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये है कि इंटरेस्ट आपने लेना ही पड़ेगा फिर भी, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी तो चलने से रही यहाँ पे।
तो ये हमारा फॉर्म बन गया, और फॉर्म बनने के बाद जो है वो क्या कहते हैं, अब सबमिट जो है वो, लेकिन लेकिन क्योंकि ये जो मेरा फॉर्म है यहाँ पे देख रहे हो, इनपुट है मेरे पास, बटन है, फॉर्म है, लेकिन फॉर्म के अंदर कोई एक्शन डिफाइन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ASD करके इसको सबमिट करता हूँ, रिक्वेस्ट स्टक हो गई, ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई हैंडलर ही नहीं लगा हुआ इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फॉर्म के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई हमारा जो आ, आ, जो यहाँ पे जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो इसका जो डेटा है वो कहाँ आएगा, ठीक है। वो हम कैसे बताएंगे, वो हम बताएंगे, किस में बताते हैं हम, एक्शन, ठीक है। एक्शन इक्वल्स टू, अच्छा अब यहाँ पे भी मसला आ रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको सिंगल कोट्स कर लेते हैं, ठीक है। एक्शन हमारे पास क्या हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्लैश सबमिट, मैं बताऊँगा कि भाई जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा ना, तो इसका फॉर्म का जितना भी डेटा होगा वो कहाँ जाएगा, स्लैश सबमिट के ऊपर जाएगा, ठीक है। और साथ साथ मुझे एक चीज़ और बतानी पड़ेगी, वो क्या होगा, इसका मेथड, क्योंकि हमारे पास मेथड्स जो होते हैं रिक्वेस्ट के वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जिनमें से हमने अभी तक फ़िलहाल गेट पोस्ट ही देखे, और भी होते हैं। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास इनपुट के अंदर एक चीज़ ज़रूरी है, वो ये है कि नेम, इसका क्या फ़ायदा होगा ये भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको, ठीक है। इनपुट में नेम मैंने रख दिया डेटा, ठीक है, इसका नाम फिलहाल मैंने डेटा रख दिया। अब चूंकि मेरे पास स्लैश सबमिट मैंने यहाँ पे बना दिया है, मैं इसको चला के देखता हूँ, इसको रीलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे डेटा रखा, इंस्पेक्ट करके मैं नेटवर्क खोल लेता हूँ अपने पास, ताकि मेरे पास जितनी भी कोई भी नई रिक्वेस्ट होती है ना मेरे पास, वो यहाँ पे लॉग हो रही होती है। मैं यहाँ पे रखता हूँ सबमिट ही, तो ये सबमिट की मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई। अगर मैं यहाँ पे आके चेक करूँ, तो लोकल होस्ट स्लैश 3000 की रिक्वेस्ट गई है यहाँ पे स्लैश सबमिट के ऊपर, ठीक है, लेकिन वो रिक्वेस्ट जो है वो स्टक हो गई है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ रही, कोई इसका वो पेलोड भी गया इसके साथ, लेकिन इसका कोई प्रीव्यू या रिस्पॉन्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे सर्वर उसको हैंडल ही नहीं कर रहा, हमारे सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव ही नहीं कर रहा। अगर हमारा सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करवाना हो हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट करवा देता हूँ, स्लैश सबमिट के ऊपर डेटा रिसीव्ड, ठीक है, यानी जैसे ही मेरा फॉर्म सबमिट हो तो जो रिस्पॉन्स है उसमें क्या चले जाए कि भाई आपका डेटा जो है वो हमें मिल गया। मैं यहाँ से इसको रीलोड करता हूँ, साइज सबमिट के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है वो, ठीक है, क्योंकि ब्राउज़र ने देख लिया कि वो रिक्वेस्ट ऑनलाइन हो गया। तो मैं दोबारा से एक बार इसको यहाँ से ये रखते हैं, सबमिट करते हैं, तो डेटा जो है वो हमारा रिसीव्ड हो गया। ये आ गई हमारे पास सबमिट की रिक्वेस्ट, इसका रिस्पांस में हमारे पास क्या है, डेटा रिसीव्ड। हेडर्स देख लो, अगर हेडर्स में आप जाते हो तो ये देखो पोस्ट की रिक्वेस्ट गई है, ठीक है, स्टेटस कोड 200 है, 200 का मतलब है ओके, यानी हमारी रिक्वेस्ट जो है वो बेहतरीन थी, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वेस्ट का URL है कि किस URL पे हमने रिक्वेस्ट भेजी है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, बाकी डिफरेंट डेटा होता है जो कि एडिशनल रिक्वेस्ट के साथ हमारे पास आ रहा होता है, ये वो डेटा है। फिर पेलोड, पेलोड के अंदर क्या मतलब है कि हमने डेटा भेजा क्या है। पेलोड के अंदर आपको देखो डेटा कॉलन, ये डेटा कॉलन कहाँ से आया, इनपुट के ऊपर जो हमने नेम दिया था ना, ये वहाँ से आ रहा है। उसके बाद फिर उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैंने उसको प्रीव्यू में या रिस्पॉन्स में आप देख सकते हो कि डेटा जो है वो क्या आ रहा है, ठीक है। प्रीव्यू के अंदर थोड़ा सा खूबसूरत करके दिखाएगा, रिस्पॉन्स के अंदर आपको सिंपल जेसन अगर आप भेज रहे हो, जिस फॉर्म में भी भेज रहे हो उसी तरीके से डेटा आपको नज़र आ जाएगा। सही है भाई, ये चीज़ दोबारा से रिपीट कर दूँ, ये नीचे ये जो बताया ये सारी चीज़ें देखो। सबसे पहले जब आप
यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हो, इंस्पेक्ट करने के बाद आप नेटवर्क का टैब होता है, जिस तरह से कंसोल होता है वैसे ही नेटवर्क का टैब होता है। आपके ब्राउज़र से जितनी भी रिक्वेस्ट जा रही होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे लॉग हो रही होती हैं, ठीक है। आपका ब्राउज़र कोई भी रिक्वेस्ट परफॉर्म करेगा वो सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी, ठीक है। फॉर यहाँ बल्कि यहाँ पे अगर मैं स्लैश फॉर्म पे आके अगर रीलोड करता हूँ ना, तो फॉर्म की भी रिक्वेस्ट दिखा रहा है। स्लैश की जो रिक्वेस्ट होती है ना सिंपल ये वाली, अगर मैं इसको भी करता हूँ तो ये स्लैश की रिक्वेस्ट भी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, उसका रिस्पॉन्स भी आपको सारी हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये स्लैश फॉर्म के ऊपर आते हैं हम, यहाँ पे डेटा जो भी हमने रख के सबमिट किया, तो ये सबमिट की रिक्वेस्ट हमारे पास यहाँ पे शो होगी। जब हम इस रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारा डेटा है हमारे पास, जिसमें से ऑलमोस्ट ये चार जो हैं ये तो हमारे बहुत काम के हैं, ठीक है। जिसमें हेडर्स हो गया, पेलोड हो गया और रिक्वेस्ट प्रीव्यू और रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। हेडर्स के अंदर आप क्या करते हो, हेडर्स के अंदर आपके पास रिक्वेस्ट की जनरल इन्फॉर्मेशन होती है कि जो इसने रिक्वेस्ट भेजी है, कहाँ पे भेजी, ठीक है। स्टेटस जो है उस वक्त तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक रिस्पॉन्स ना आ जाए, ठीक है। और रिक्वेस्ट का मेथड आपको पता चल जाएगा यहीं पे, रिक्वेस्ट के साथ डेटा क्या क्या गया है ये सारा आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जो भी क्या कहते हैं हेडर्स के अंदर क्या क्या गया है, रिक्वेस्ट के हेडर्स के अंदर जैसे रिस्पॉन्स के हेडर्स होते हैं ना, वैसे रिक्वेस्ट के हेडर्स भी होते हैं। तो मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो लेके जाने के लिए। उसके बाद फिर हमारे पास पेलोड आ गया, पेलोड के अंदर से बताया कि भाई डेटा गया क्या है, ठीक है, यानी जो एक्चुअल हमने फॉर्म में जो भेजा था ये वो डेटा है। फिर प्रीव्यू यानी इसका मतलब ये है कि जो रिस्पॉन्स हमारे पास वो क्या आया, प्रीव्यू और रिस्पॉन्स के अंदर आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। डेटा तो एक ही नाम से आ रहा है, अगर मल्टीपल इनपुट्स होंगे तो सबमिट डेटा डिटेल लिखा हुआ है, सबमिट डेटा लिखा हुआ आएगा, बिल्कुल। मल्टीपल इनपुट्स होंगे तो नाम आपके चेंज होंगे ना, तो डेटा नाम क्यों होगा, देखो अभी तो मेरे पास डेटा इसलिए आ रहा है कि ये जो डेटा है इसमें हमने इनपुट नेम इक्वल्स टू डेटा लिखा है, इस वजह से आ रहा है। अगर मैं एक और इनपुट बनाता हूँ उसका नेम कुछ और कर देता हूँ तो एक और फील्ड ऐड हो जाएगी, उसका नाम कुछ और होगा। सही है भाई, कोई मसले वाली बात यहाँ तक? सबमिट करने पे स्लैश सबमिट पे इसलिए जा रहे हो कि आपने एक्शन में स्लैश सबमिट लिखा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैंने एक्शन में स्लैश सबमिट लिखा है, इसलिए वो स्लैश सबमिट के ऊपर यहाँ पे आके वो मेरा सर्वर जो है उसको रिक्वेस्ट को पहचान जाता है, ठीक है। सही है। अच्छा यहाँ पे एक मज़े की बात ये है कि मुझे लोकल होस्ट 3000 नहीं लिखना पड़ा। क्यों नहीं लिखना पड़ा? क्योंकि ब्राउज़र को पता है कि जो इसका एक्चुअल जो जहाँ पे जितना भी इसका जो डेटा आ रहा है वो सारा कहाँ से आ रहा है, अच्छा ठीक है भाई, यहाँ तक सही है। अच्छा वो डेटा चलो हमें वहाँ तो मिल गया, अब ये डेटा जो है ये हमें सर्वर पे कहाँ से मिलेगा? सर्वर पे कैसे, सर्वर पे भी तो चाहिए हमें वो डेटा। मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र ने जो भी फॉर्म के अंदर लिखा था वो सारा का सारा डेटा मुझे कहाँ मिल जाए, सर्वर पे मिल जाए। तो वो कैसे मिलेगा? अब वो जो डेटा है वो बिल्कुल रिक्वेस्ट के अंदर होगा, ठीक है, लेकिन उसको निकालना आसान नहीं है क्योंकि हमारे पास नोड जेएस के अंदर जितना भी डेटा आ रहा होता है या जा रहा होता है ये सारा चंक्स में जा रहा होता है। अब चंक्स क्या होते हैं? चंक्स मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर जो हमारा डेटा होता है उसके अंदर आ रहा होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारे चंक्स जो हैं उनको गैदर करना पड़ेगा, फिर जाके हमें हमारा डेटा वाला मिलेगा। सही है, चलो अब देखते हैं कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल स्लैश सबमिट के अंदर हमारे पास वो डेटा आता है ना, क्योंकि जब फॉर्म सबमिट होता है तो स्लैश सबमिट की रिक्वेस्ट आती है, तो इसका मतलब वो डेटा हमें कहाँ मिलेगा, स्लैश सबमिट के ऊपर। तो अब यहीं से अब हमें उस डेटा को निकालना भी है, तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट, अच्छा अब जब हमारे पास क्या कहते हैं डेटा आ रहा होता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अच्छा पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिस वेरिएबल के अंदर हम सारा डेटा सेव करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसका नाम रख लेते हैं लेट डेटा। अच्छा ये इस डेटा से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये डेटा बिल्कुल अलग है, ठीक है, और इस डेटा का कोई ताल्लुक नहीं है। सही है, ये हम कोई भी नाम बना सकते हैं। लेट डेटा इक्वल्स टू, फिलहाल हमने इसमें क्या रख दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब मैंने इसको बताया कि भाई रिक्वेस्ट डॉट ऑन। अब रिक्वेस्ट डॉट ऑन क्या करता है, रिक्वेस्ट डॉट ऑन जो है वो आपका एक इवेंट हैंडलर है, ठीक है। ये हमेशा जब भी रिक्वेस्ट के अंदर जो भी आपने नाम बताया हुआ है जिस नाम से भी, वो उसी हिसाब से जो है वो यहाँ पे उसको कॉल करेगा, इस जो भी हम यहाँ पे इसको फंक्शन पास करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट ऑन बताया, रिक्वेस्ट डॉट ऑन डेटा, यानी जब भी तुम्हारे पास डेटा आए तो आप क्या करोगे, यहाँ इसको मिल जाएगा चंक,
क्योंकि चंक है, छोटा सा डेटा का एक छोटा सा पार्ट है, तो वो बार बार आता है, ठीक है। जब जितनी बार ये आएगा उतनी बार ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। वो फंक्शन जो है इसके थ्रू हमें यहाँ पे ये चंक मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस चंक को अपेंड करवाते रहेंगे डेटा के अंदर। रिक्वेस्ट डॉट ऑन क्या करता है दोबारा बताएं। ठीक है, ये रिक्वेस्ट डॉट ऑन जो है ये एक हैंडलर है हमारे पास, इवेंट हैंडलर। हमने इसको बताया कि भाई जब भी आपके पास डेटा का इवेंट चलेगा, डेटा का इवेंट कब चलता है, जब सर्वर से कोई डेटा आ रहा होता है, ठीक है। सर्वर से जो भी डेटा आ रहा होगा एज अ फॉर्म के थ्रू, जैसे अभी हमने देखा, तो वो डेटा जो आएगा वो चंक्स की फॉर्म में आता है, छोटे छोटे पार्ट्स की फॉर्म में आता है। तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे चंक्स आते रहेंगे वैसे वैसे इस फंक्शन को कॉल करके इसको चंक्स देता रहेगा। वो चंक्स हमने स्टोर करने हैं डेटा के अंदर, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये आखिरी बार कॉल हो रहा है, ये डेटा हमारे पास सारा आ गया, चंक्स का जितना भी डेटा था। उसके लिए हमारे पास एक और हैंडलर है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब हम ये एंड उस वक्त चलेगा जब सारा डेटा जो यहाँ पे आना था वो सारा का सारा आ चुका होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम अपने डेटा का जो वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे रखा था उसको हम चेक कर सकते हैं। सही है भाई, चला के देखें। ये आ गया, ये कहाँ से आया है, ठीक है। मेरे टीचर ने जब Node.js मुझे पढ़ानी शुरू की थी ना, तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि HTTP होता है, HTTP डॉट क्रिएट सर्वर कर लो और उसके बाद फिर सर्वर डॉट लिसन कर दो किसी भी पोर्ट के ऊपर, वो चल जाएगा। और बाकी ये सारी चीज़ें ना टास्क के तौर पे दे दी थी घर से करके लाने के लिए, ठीक है। इस तरह से भी हमने पढ़ा। मल्टीपल इनपुट्स होंगे तो हमारे पास टेक्स्ट के फॉर्म में आ रहेंगे ना सारे इनपुट्स। मल्टीपल अगर इनपुट्स होंगे तो सारे टेक्स्ट के फॉर्म में आ रहे होंगे। बिल्कुल, मल्टीपल कर लेते हैं ना, अभी देख लेते हैं मल्टीपल करके। तो उसको गेट फॉर करने एग्जांपल ये इनपुट डेटा है, इसी तरीके से अगर मेरे पास एक और होता है यहाँ पे डेटा 2 के नाम से, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। डेटा इक्वल्स टू एंड डेटा 2 इक्वल्स टू। मुझे कोई काम करना होगा, दोनों डेटा निकालने पड़ेंगे, तो फिर इसके लिए अलग इसको सेट करना पड़ेगा। यार ये तो आप सिंपल जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो, डेटा निकालना होगा तो। उसको आप नहीं पता आपको कैसे करेंगे, बताओ बताओ उसको कैसे करेंगे। अब ये अगर मैंने सारा ये डेटा अलग करना है, ये कैसे करेंगे हम, कैसे कर सकते हैं सारा डेटा स्ट्रिंग में, बताओ कौन बता रहा है, बताओ। ये सारा डेटा अलग अलग करना है मेरे को, चलो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लेके आना है इसको। कैसे कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, कि डेटा आ जाए, डेटा कॉलन, फिर वैल्यू आ जाए उसकी स्ट्रिंग में, फिर डेटा 2 की की बन जाए, फिर वैल्यू आ जाए उसमें। ये कैसे करेंगे, सिंपल जावास्क्रिप्ट से। नहीं, जेसन डॉट पार्स इस पे कहाँ से चलेगा, वो जेसन स्ट्रिंग की ऑब्जेक्ट होता है उस पर चलता है। क्या चलेगा, स्प्लिट में क्या लगाएंगे सबसे पहले, हाँ बिल्कुल ये चीज़ ऐसे चलेगी। जब हम एंड लगा देंगे ना, सबसे पहले तो एंड की बेस पे इसको स्प्लिट करेंगे, तो हमें एक ये डेटा मिल जाएगा और फिर ये डेटा मिल जाएगा एरे के अंदर, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये। और उसके बाद फिर दोबारा इक्वल्स टू की बेस पे उन दोनों को दोबारा से स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 पे की मिल जाएगी और 1 पे वैल्यू मिल जाएगी। आया समझ में बात, किसको नहीं आई समझ में, सबको आ गई, कितने जीते हो। ये डेटा है मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैंने इसको अलग करना है, डेटा को अलग करना है और डेटा 2 को अलग करना है, तो मैं क्या करूँगा, डेटा डॉट स्प्लिट कर दूंगा। बल्कि एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी, कंसोल पे आते हैं,
से कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने इसमें से टेक्स्ट में से निकालना है तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डॉट, यहाँ पे वैल्यू में क्या जाएगा, ये जाएगा, क्योंकि इसकी बिहाफ पे मैंने इन दोनों को ब्रेक करना है। तो अगर मैं इसको एंड दे देता हूँ तो ये दोनों इस तरह से ब्रेक हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको आगे और ब्रेक करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले को ब्रेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको बताऊँगा कि इसका जो इंडेक्स नंबर 0 है, उसमें फिर क्या करूँगा मैं आगे, अब मुझे स्प्लिट किसकी बिहाफ पे करना है, इक्वल्स टू की बिहाफ पे। तो मैं यहाँ पे डेटा और ASD आ गया मेरे पास, तो मेरे पास ये जो इसका फर्स्ट इंडेक्स 0 इंडेक्स जो हो गया, ये क्या हो गया, की हो गई, और ये क्या हो गया, वैल्यू हो गया, ठीक है। मैप क्यों चलेगा, एरे एरे है ना ये, मतलब एरे के अंदर तो स्प्लिट करने के बाद आ रहा है, एक्चुअल में तो आपके पास सिर्फ एक स्ट्रिंग है, मैप क्यों चलेगा, यहाँ पे सिर्फ स्प्लिट है होगा, बिल्कुल। आप फॉर लूप बना लो, इसके लिए फॉर लूप बना लो, एक पहले एंड के ऊपर एक स्प्लिट बनाओ, एंड के ऊपर स्प्लिट लगाओ, जितनी भी डेटा आया ना आपके पास वो सारे के ऊपर लेंथ के ऊपर फॉर लूप चला लो, सही है भाई। तो इस तरीके से हमने नोड सिंपल नोड जेएस का जो सर्वर है उसमें जो है वो डेटा क्या कहते हैं रिसीव भी किया, डेटा को गेट भी किया, डिफरेंट रिक्वेस्ट के ऊपर यूज़र को जो है ना क्या कहते हैं भेजा भी, और डिफरेंट रिक्वेस्ट को एंटरटेन भी किया। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल सा वो रिक्वेस्ट था, ठीक है। अच्छा, अब एक और काम करना है। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास जैसे जैसे डेटा आ रहा है, ये डेटा तो लॉग होता जा रहा है ना। मैं चाह रहा हूँ कि ये जितना भी डेटा मेरे पास आ रहा है ये सारा का सारा एक फ़ाइल में सेव होता रहे। वो कैसे कर सकता हूँ मैं, यानी जितनी बार भी फॉर्म सबमिट होता है, फॉर्म सबमिट होने के बाद मेरे पास सारा डेटा जो है वो एक फ़ाइल के अंदर सेव हो जाए, वो कैसे कर सकता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास नोड जेएस के अंदर जब भी आपने डिफरेंट फाइल्स के ऊपर काम करना होता था अपने सर्वर की, डिफरेंट फाइल्स का मतलब ये है कि कोई फ़ाइल आपने सेव करवानी है, रीड करनी है, राइट करनी है, वो वाला काम। तो उसके लिए हमारे पास नोड जेएस के अंदर एक बिल्ट इन मॉड्यूल है एफएस का। एफएस क्या करता है, एफएस का मतलब है बेसिकली फ़ाइल सिस्टम। तो फाइल में यानी आपकी जितनी भी क्या कहते हैं, आपके पास जितनी भी आपके विंडोज़ के अंदर या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, किसी भी फाइल पे अगर आपने कोई काम करना है तो वो सारा का सारा आप एफएस के थ्रू करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कांस्टेंट, अब एफएस, ठीक है। अच्छा, अब एफएस पे तो हम काम कर लेंगे, लेकिन एफएस के साथ साथ हमें एक और चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके साथ ही रिक्वायर्ड होती है, वो होती है पाथ। ये भी बिल्ट इन मॉड्यूल है, ठीक है। अच्छा, एफएस से तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है हम यहाँ पे फाइल्स वगैरह सेव करवाएंगे, कैसे करवाएंगे देख लेते हैं अभी आगे चल के। पाथ से क्या होगा, बेसिकली हमारे जो यहाँ पे कोई भी आप जिस भी फाइल पे काम करते हो ना, तो आपको फ़ाइल के लिए हमेशा एक फ़ाइल का पाथ बताना पड़ता है कि हमारी ये फ़ाइल ये है, हमारे पास ये काम हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। अच्छा, अब पाथ के अंदर इश्यूज़ क्या होते हैं, पाथ के अंदर इश्यूज़ ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हो तो विंडोज़ जो है उसमें जो पाथ्स जितनी भी चल रही होती हैं वो बैकस्लैश पे चल रही होती हैं, ठीक है। अगर आप लिनक्स या मैकओएस पे काम कर रहे हो तो वो फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर पाथ बनाता है, सारी ऐसे ही होता है ना। तो ये सारे जो है ना इश्यूज़ आते हैं हमारे पास। तो अब इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए फिर हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल है पाथ का, ठीक है। ये खुद ही सारी चीज़ें चेक करके बता देगा। आप सिर्फ इसको ये बताओ कि भाई मैंने यहाँ पे ये डेटा रखना है, इसके बाद इस फोल्डर में जाना है, फिर इस फोल्डर में जाना है, ये पाथ खुद बनाएगा, ठीक है। कैसे वो भी देखेंगे अब। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे app.js वाली जो डायरेक्टरी है ना, इसी डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास जो है वो मेरी फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो। तो मैं पाथ उसका कैसे बनाऊँगा, सबसे पहले तो मेरे पास एक ग्लोबल वेरिएबल मौजूद होता है मेरे पास, जिसका नाम होता है _dir नेम, डायरेक्टरी नेम।
डायरेक्टरी नेम क्या करेगी, जिस डायरेक्टरी के ऊपर ये फाइल चल रही है ना, ये डायरेक्टरी आपको पूरी यहाँ पे लाके दे देगी। इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, अब मुझे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं कौन से फोल्डर में हूँ, कहाँ पे ये फाइल चल रही है। ये अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम आपको सब बता देगा। ठीक है, तो पाथ जो है इसको हम देते हैं पाथ का पाथ डॉट जॉइन। जब आप डिफरेंट आपके पास पाथ्स होती हैं, उसको आपने एक पाथ बनाना हो तो आप पाथ डॉट जॉइन का मेथड यूज़ करते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे पास जो जाएगा वो क्या जाएगा, डायरेक्टरी नेम। ठीक है, अब उसके बाद उसी डायरेक्टरी के अंदर मैंने फ़ाइल बनानी है। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक फ़ोल्डर के अंदर बनानी होती तो मैं कहता है यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेटा का फ़ोल्डर है मेरे पास, तो डेटा आ जाता सबसे पहले। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे तो अब ये क्या करेगा, डेटा के फोल्डर के अंदर चले जाएगा। और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेटा डॉट टेक्स्ट की फाइल बनानी है तो डेटा डॉट टी एक्स टी देता, तो अभी क्या करेगा, डेटा की फोल्डर बनाएगा, डेटा डॉट टी एक्स टी बनाएगा। लेकिन मुझे काम ऐसे नहीं करना, मुझे क्या करना है, मैं सिंपल चाह रहा हूँ कि करंट डायरेक्टरी के अंदर डेटा डॉट टी एक्स टी की फाइल बन जाए, तो मैं सिंपली कॉमा लगा के डेटा डॉट टी एक्स टी दे दूँगा उसको। ठीक है, अब इससे ये इसकी बात जो है ये वाली क्लियर हो गई कि हाँ यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, अब इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ। फाइल पाथ जो है वो मेरे पास यहाँ पे सेव हो गई। सही है भाई। अब ये फाइल पाथ जो है वो मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास जो सारा डेटा आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करना है, अब ये हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको बताना है, यहाँ पे अब यूज़ आएगा fs का, fs डॉट। अब फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे क्या करना है, फाइल क्रिएट करनी है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास कॉपी फाइल है, मेरे पास क्रिएट रीड है। वैसे चलो बता देता हूँ, यहाँ पे जब आप कोई भी काम करना चाह रहे हो तो यहाँ पे होता है फाइल लिखना चाह रहे हो तो उसके लिए होता है राइट, fs डॉट राइट। ठीक है, अच्छा राइट होता है, राइट सिंक भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, क्या होगा ये हम आगे चल के सारी चीज़ें देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर डेवलप हो, हम देख रहे हैं कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें। ठीक है, तो fs डॉट राइट। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या जाएगा, फाइल का पाथ जाएगा, फाइल पाथ। और उसके बाद क्या जाएगा, इससे हो जाएगा क्या, टेक्स्ट तो मैंने ये रहा ना, डेटा था ना, डेटा में भेज दिया। क्या पता नहीं भाई, बताओ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताओ। बात तो ये रहा ना, ये नहीं बना दी हमने बात। राइट का मतलब ये होता है ये सारे काम कर लेगा। ठीक है, एक बार इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज़ जो होती है वो होती है डॉक्यूमेंटेशन। फॉर एग्जांपल, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइट नहीं है, राइट फाइल है। अच्छा ये कह रहा है कि भाई फाइल है, अब आपके पास फाइल के साथ साथ डेटा है, डेटा के बाद ऑप्शन है, ऑप्शन के बाद फिर कॉल बैक है। ठीक है, कॉल बैक क्या होता है पता है किसी को, फंक्शन होता है। बस क्या काम क्या होता है, बिल्कुल कॉल बैक इसी चीज़ के लिए। अच्छा अब यहाँ पे हमें क्योंकि ऑप्शंस पास नहीं कर रहे तो हम डायरेक्टली कॉल बैक भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब इसका ये काम ख़त्म हो जाए तो मैं इसको बता दूँ भाई console डॉट लॉग। अब चला के देखें, डेटा रिसीव तो आया हमारे पास, फाइल बनी कि नहीं, डेटा डॉट टी एक्स टी खोलें इसको देखें, इसके अंदर ये डेटा आ गया हमारे पास। तो हमने फ़ाइल बनाई और फाइल के अंदर जो भी हमने डेटा सेव कराना था वो करा दिया।
ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा अगर फॉर्म सबमिट करूँ तो अब क्या होगा? डेटा ओवरराइड हो गया। मैं तो चाह रहा था कि यार इसी के अंदर एक लाइन और ऐड होती, उसी के अंदर ये सारा काम होते रहता, है ना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? सर पहले डेटा रीड करेंगे, फिर नया डेटा उसमें अपेंड करके फिर फाइल सेव करेंगे। अच्छा, चलो फिर ऐसा करके देखते हैं। एफ एस डॉट रीड फाइल, राइट फाइल था तो रीड फाइल होगा। अब यहाँ पे हमने ले लिया फाइल पाथ, ठीक है। इसके बाद फिर अब इसके पास क्या आना चाहिए यहाँ पे? अब आएगा कॉल बैक। जब ये रीड कर लेगा, अब कॉल बैक का जो पैरामीटर होगा ना उसके अंदर हमें डेटा मिलेगा सारा जो हमने रीड करवाना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये ले लिया फंक्शन के तौर पे। अच्छा, अब मसला पता है क्या है? मसला ये है कि यहाँ पे जो डेटा आता है ना, चलो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। ये डेटा हमने ले लिया और यहाँ पे इसको कंसोल कर लेते हैं। बहुत सारे डेटा हो गए यार हमारे पास, कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसको सेव करते हैं, इसको चलाते हैं, बैक करके इसको फिर से सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा जो आया वो आया क्या है? नल गया है। क्यों नल आया? डेटा डेटा में नल क्यों आ रहा है? उसको एसिंक तो नहीं करना पड़ेगा। फाइल नेम इनकोडिंग कॉलबैक फंक्शन, सॉरी। अच्छा, जो एक बहुत कोर सी चीज़ है जो कि मैं अभी अभी मेरे जहन से निकल गया था, डॉक्यूमेंटेशन देख ली तो याद आ गया। हमेशा हमेशा जब भी आप नोड जेएस के कॉलबैक्स पे काम कर रहे होते हो ना, अच्छा ये चीज़ अब सिर्फ नोड जेएस पे रह गई है इसलिए बार बार जहन से निकल जाती है। वो ये है कि जब भी आप नोड जेएस पे काम करोगे ना तो सबसे पहले पैरामीटर के अंदर आपके पास आता है एरर, और सेकंड पैरामीटर में आता है डेटा, ठीक है। तो ये जो नल आया है ना, ये एरर के अंदर नल आया है, ठीक है। तो फिलहाल हम एरर पे हमेशा चेक करते हैं इफ़ नॉट एरर करके, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि हमें पता है एरर नहीं आने वाला, इसको भी हैंडलिंग इसकी छोड़ देते हैं। इसको रीलोड करते हैं, सबमिट करते हैं दोबारा से। अब हमारे पास डेटा आ गया, लेकिन ये डेटा किस फॉर्म में? बफर। इसको अगर हमने जो है वो वापस उसी फॉर्म में लाना है जिस फॉर्म में सेव करवाया है, फाइल के अंदर रखा हुआ, उसके लिए क्या कर सकते हैं? टू स्ट्रिंग। बताता हूँ। डेटा रिसीव्ड, यहाँ पे हमारे पास ये जो डेटा था हमारा उसी फॉर्म में हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इनकोडिंग यार मैंने कभी इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर इस चीज़ को देखा नहीं है, देख लेते हैं। इसकी बात कर रहे हो, चलो इसको करके देख लेते हैं हम। सही, अब डेटा हमारा सही पास हो गया, ठीक है। तो क्या, हाँ वैसे भी है, टू स्ट्रिंग कर लो, वैसे भी वो भी ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर। अच्छा, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो मेरा डेटा है, ये डेटा हो जाए अपेंड किसके साथ? उस डेटा के साथ, फिर वो फाइल के अंदर सेव हो, ऐसे ना हो, क्योंकि अभी ओवरराइड हो रहा है ना सारे, नई चेंजेस जितनी भी आ रही हैं, तो पुरानी चेंजेस हैं उसके साथ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये जो राइट फाइल है ना, इसको यहाँ से कट करके इसको ले जाऊँगा इसके अंदर, सही है। अब यहाँ पे दो नेम कोलैप्स हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको कर लेते हैं हम फाइल डेटा या ओल्ड डेटा कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जो अभी जो मेरे पास जो डेटा सेव होगा वो पुराने डेटा के साथ सेव हो।
डेटा, लेकिन मैं साथ साथ चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है ना वो एक एंटर भी आ जाए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, और मेरे पास अब जो डेटा है वो आ जाएगा। तो एक कॉन्केटिनेशन हो गई, लेकिन साथ में स्लैश एन जो मैंने डाला है इसकी ऐसे एक एंटर आ जाएगा। तो अब डेटा पास करने के बजाय इसको मैं क्या पास करूँगा, ठीक है भाई, अब चलना चाहिए। देखते हैं फाइल में हमारे पास क्या आया। ठीक है, डेटा हमारे पास आ रहा है। अगर मैं पीछे जाता हूँ, फिर से कुछ करने की कोशिश करता हूँ, फाइल के अंदर मेरे पास नया रिकॉर्ड आ गया। तो मेरे पास अब जैसे जैसे वो चीज़ें सबमिट होती जा रही हैं, ये मेरे पास नया रिकॉर्ड आता जा रहा है। तो एक तरह से अगर देखा जाए ना, तो ये वाला जो काम किया आपने, एक तरह से अभी एक लोकल डेटाबेस वाला काम किया है। डेटाबेस बन गया ना एक तरह से, लोकल ही है। आपका जो भी डेटा आ रहा है वो आपके पास फाइल सिस्टम के अंदर सेव हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ें अब लॉस नहीं होंगी, फाइल में तो सेव हो गया। ठीक है, नोट जेएस के अंदर जो भी आपने लॉग किया था वो सर्वर बंद हुआ तो वो लॉग ख़त्म सारा। ठीक है, तो एक लोकल डेटाबेस इसको आप कह सकते हो इस तरह से। सही है भाई, क्लियर है? नहीं नहीं, ये इसी तरीके से ही चलेगा। या तो फिर आप राइट मैं बाद में देखेंगे हम, एक सिंक्रोनस मेथड्स होते हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो ब्लॉकिंग मेथड्स होते हैं, वो ब्लॉक करके रख देते हैं बाकी चीज़ों को भी। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं होता, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें इस तरह से ना, मेरे ख्याल से शायद हो सकता है। अगर आप जब आप प्रैक्टिस करोगे ना एफ एस डॉट, नहीं अपडेट फाइल करके कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डॉट लिखोगे ना तो ये आगे आपको सारी चीज़ें जो है वो उसमें जो अवेलेबल है वो बताएगा उसमें। किसमें? पी में? ठीक है भाई, ये क्लियर है यहाँ तक? तो मुझे पता है थोड़ा सा आज के दिन खुश्क था, वो इस वजह से क्योंकि अभी जो है ना वो हम नोड जेएस की बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं। ठीक है, जो हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे उसमें हम जो इसके ऊपर भी जो फ्रेमवर्क्स हैं कुछ बने हुए उनको देखेंगे, जैसे एक्सप्रेस है जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो नोड जेएस के साथ यूज़ होता है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक्सप्रेस देखेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट नोड में हर जगह अब नोड के साथ एक्सप्रेस यूज़ होता है। तो एक्सप्रेस जो है वो जितने काम जो है आपने यहाँ पे किए हैं ना मेहनत के साथ, जैसे ये वाले, ये सारे काम जो है वो एक्सप्रेस खुद आपको करके दे देता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें जैसे जो भी आप रिस्पॉन्स में भेज रहे हो ना वो खुद ही रीड कर लेगा, लेकिन अगर आपने HTML भेजी ना तो वो खुद ही समझ जाएगा अच्छा ये HTML है ना, तो फिर इसके साथ जो हेडर है वो क्या जाना चाहिए, कंटेंट टाइप टेक्स्ट/HTML, तो वो ये चीज़ खुद ही सेट कर देगा। इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा आगे चल के ये सारे काम करना, कि आपको जो है वो नोड जेएस जो है वो बहुत अच्छी लगने लगेगी। लेकिन उन सारी चीज़ों से पहले अगर वो सारी चीज़ें आपको समझ में आए बिहाइंड द सीन, वो भी यही काम कर रहे होते हैं जो हमने अभी आज करके देखा है। ठीक है, तो आपको भी ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि यार ये जो हमारे पास ये सारे काम हैं ये होते कैसे हैं, चलते कैसे हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो है इसके ऊपर अच्छी खासी प्रैक्टिस जो है वो रिक्वायर्ड है। कम से कम जितना मैंने किया है, जितना काम मैंने किया है इतना काम कर लेना। ठीक है, कि जो हम कोई भी डेटा हम रिक्वेस्ट के ऊपर सर्व कराएं, उस फॉर्म सर्व करा देना, फॉर्म के सबमिशन के ऊपर जो भी डेटा आ रहा है उसको फाइल में सेव करा के स्टोर करा के देख लेना। ठीक है भाई, तो ठीक है।